मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। चूंकि आज का वीडियो सेशन जो है इसको देखने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो हमारा इसके पहले का वीडियो है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसको आप जब देखेंगे, चूंकि वो इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, बिना उसको देखे एक दूसरे से इंटरलिंक है तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि जब क्या होता है कि एक महान घटना होती है, तुम्हारा जो रोमन एम्पायर होता है, रोमन एम्पायर पे 1453 में क्या होता है कि रोमन एम्पायर के ईस्ट पार्ट पे यानी पूर्वी भाग पे ऑटोमन तुर्की का आधिपत्य हो जाता है। मैंने बताया था कि बेटा 1453 में पूर्वी भाग के जो रोमन एम्पायर होता है उसमें ऑटोमन तुर्की का आधिपत्य हो जाता है, जिससे लैंड जो यूरोपीय देश थे उनका एशिया से जो व्यापार होता था उसके बीच में ऑटोमन तुर्की आ जाता है और इस्लामियत का प्रसार होने के कारण जो ईसाइयत है वो खतरे में पड़ती है। व्यापार तो दूर की बात छोड़ो, बड़े लेवल पे जो ईसाई लोग होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, वो पलायन करते हैं। और उस समय का तत्कालिक समृद्ध देश इटली जो है वहां के एनलाइटेंड पर्सन, वहां के बुद्धिजीवी लोगों को शरण देता है और शरण देने के तत्पश्चात क्या होता है, रेनाइसेंस स्टार्ट होता है, पुनर्जागरण स्टार्ट होता है। और पुनर्जागरण के फलस्वरूप मानववाद का जन्म होता है, विकासवाद का जन्म होता है और धार्मिक जो रूढ़ियां होती हैं उससे उठकर तुम्हारे मशीनरी सिस्टम की बात होने लगती है। और जब मशीनरी सिस्टम की बात होने लगती है तो उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। और जब भी उत्पादन बढ़ेगा तो दो चीजें होंगी, एक तो डिमांड बढ़ेगी किसकी, रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की, प्लस ऐसे मार्केट की डिमांड बढ़ेगी जहां आप उत्पादित क्षेत्र को क्या कर पाए, सेल कर पाए। तो इसलिए जब चूंकि इस क्षेत्र से व्यापार होना पूरे तरीके से कट जाता है और तब बहुत सारी कंट्रियां क्या करती हैं कि नए सी रूट की खोज के लिए निकलती हैं, जिसमें मैंने बताया था पुर्तगाल और स्पेन मेनली तौर पे आगे आते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाल की, जिसमें मैंने बताया था कि पुर्तगाल का जो तत्कालीन प्रिंस होता है हेनरी, जिसको एक टाइटल मिला था हेनरी द नेविगेटर, तो वो हेनरी द नेविगेटर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कई बार चक्कर लगाता है और इसका एक मैप तैयार करता है। और इस मैप को जब तैयार होता है तो इससे कई सारे नए नाविक क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोत्साहित होते हैं और वो कहते हैं कुछ कर गुजरने के बाद करते हैं। और फिर उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति निकलता है जिसका नाम होता है बार्थोलोम्यू डियाज। ये भाई साहब यहां से निकलते हैं और सीधा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एकदम लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ये लास्ट पॉइंट क्या कहलाता है, केप ऑफ गुड होप। तो ये केप ऑफ गुड होप की खोज करते हैं कौन, बार्थोलोम्यू डियाज। और बार्थोलोम्यू डियाज के बाद जो है एक तीसरा व्यक्ति निकलता है, वो और महान आदमी होता है और वो पुर्तगाल का आदमी यहां से निकलते हुए सीधा तुम्हारा होते हुए कहां पहुंच जाता है, इंडियन होते हुए तुम्हारे इंडिया के कालीकट पे पहुंचता है, जहां के तत्कालीन राजा जमोरिन उसका भव्य स्वागत करते हैं। और ये यहां से फिर से वापस जाता है और जो जितना भी यहां से भारत से मेनली जो आए थे सारे लोग आ क्यों इसलिए रहे थे, भारत से व्यापार संबंध को स्थापित करने के लिए आ रहे थे। तो जब ये भारत पहुंचता है और भारत से एक बड़े लेवल पे मसालों को लेकर जब ये पुर्तगाल पहुंचता है तो कहते हैं कि उसका सारा सी रूट का खर्चा काटने के बाद उसे 60 गुना प्रॉफिट होता है। 60 गुना प्रॉफिट होने के बाद जो पुर्तगाल देश के सारे लोग थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भारत से व्यापार को एक अस्थाई मोड़ देने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इस तरीके से जब यहां से वास्को डी गामा 1498, तो 1498 में भारत की खोज नहीं हुई थी, सी रोड की खोज की थी और कहां पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जहां के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। फिर इसके बाद पहला जो ये सब बातें हमने पहले वीडियो में की थी, मैं एक्चुअली इसको समरेबल रूप से थोड़ा सा समेटना चाहता हूं। और आज हम लोग करेंगे कि जो पुर्तगाल की बात हो गई थी, आज हम लोग डच की बात करेंगे, हो सकेगा तो थोड़ा सा ब्रिटिश की बात करेंगे। तो अब पुर्तगाल ने क्या कर दिया, सी रूट खोज दिया। सी रूट से प्रॉफिट का लेवल इतना ज्यादा था कि सारे लोग क्या अस्थाई बंदोबस्त करने का
प्लान बनाते हैं और इसलिए पहला वायसराय आता है कौन सा, डी अल्मेड़ा। डी अल्मेड़ा को पुर्तगाली शासक द्वारा भेजा जाता है कि आप वहां जाएं और भारत के नीचे इंडियन ओशियन पे आप ब्लू वाटर पॉलिसी फॉलो करें, यानी कि आप इस क्षेत्र पे अधिपत्य स्थापित करें। अगर वाटर लेवल पे आपका अधिपत्य हो जाएगा तो ये हमेशा इतिहास गंवा रहा है कि जिसने भारतीय सागर यानी इंडियन ओशियन पे राज किया है वही भारत पे राज किया है। तो ये आता है और 1508 में और 1509 में इसका दो युद्ध होता है। तो 1508 में तो इस्लामिक बेड़े से पराजित होता है, लेकिन 1509 में ये इस्लामिक बेड़े को पराजित कर देता है। तत्पश्चात इसके बाद जो आता है उसको पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, उसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पुर्तगाल कंपनी का, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक था, जो आता है वो ब्लू वाटर पॉलिसी को अस्थायी रूप से स्थापित करता है। और 1510 ईस्वी में वो तुम्हारा गोवा को भी आदिल शाह से छीन लेता है। गोवा को भी आदिल शाह जिससे छीन लेता है, कोचीन को अपना क्या बनाता है, कैपिटल बनाता है और ब्लू वाटर पॉलिसी को पूरे तरीके पूर्ण रूप से स्थापित कर देता है। इस तरीके से अगर हम राउंड ऑफ में देखें तो तब से लेकर सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं और इनका 100 साल तक यहाँ अपने भारतीय क्षेत्रों पर, अगर व्यापार के क्षेत्र में देखा जाए तो मोनोपाली कहें या एकाधिकार या वर्चस्व बना रहता है। ये बातें हम लोगों ने पुराने वीडियो में की थी। ठीक, आज हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे करेंगे उसको देख लें। इसको समझने के लिए मैंने कहा पहले पिछले वाला वीडियो को देखना बहुत नितांत आवश्यक है, और देखेंगे तो आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बेटा होता क्या है कि जब एक देश कमाने लगता है तो यूरोप के जितने भी देश होते हैं वो देख के अचंभित होते हैं कि इतना ज्यादा विकास अगर भारतीय देशों से, एशिया के देशों से हो सकता है तो क्यों ना हम लोग भी आगे बढ़ें। अच्छा, उसी बीच में मैंने बताया स्पेन भी था, तो स्पेन जनेवा के एक नाविक को हायर करता है। कब? जनेवा का नाविक 1492 में पहुंचता है। कहां? इसका नाम था कोलंबस, जिसको स्पेन ने हायर किया था और इसने भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन 1492 में नए ही जगह की खोज कर देता है जिसका नाम क्या होता है, अमेरिका। लेकिन बाद में एक इटली नाविक आता है, अमेरिको वेस्पुसी, इसको नाम देता है न्यू वर्ल्ड। क्या देता है? नई दुनिया, नई दुनिया। यही कहा था रेड इंडियन। इसको लगा मैं भारत पहुंच गया, ये रेड इंडियन है, पर वो नई जगह पहुंच गया था। इसके बारे में अभी वर्ल्ड को पता नहीं था, ये न्यू वर्ल्ड था। बाद में एक अमेरिको वेस्पुसी नामक इटली नाविक पहुंचता है जिसके नाम पे उसका नाम क्या रखा जाता है, अमेरिका रखा जाता है। ठीक, खैर 1492 में कहां का था? जनेवा का था, और नाम क्या था इसका? कोलंबस। चलो आज अब हम लोग चलते हैं उस टॉपिक पे जिस पे हम लोगों को बात करनी है। पुर्तगाल की कहानी खत्म। मैंने कहा जब इनकी प्रतिस्पर्धा की भावनाओं से बाकी यूरोपीय कंपनियां आना स्टार्ट करती हैं तो उसमें अग्रणी जो होता है उसका नाम होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बेटा पहले क्या करते थे कि ये लोग भी पुर्तगाल जो सामान ले जाता था उस सामान को ये खरीद के और बाकी क्षेत्रों में वितरित करते थे। तो बाकी क्षेत्रों में पहले क्या करते थे, मीडिएटर का काम करते थे। बाद में जब इनके पास काफी धन संग्रहण हो गया तो फिर सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि जहां से पुर्तगाल लोग सामान लाते हैं चलो वहां से सामान लाते हैं और तब हम लोगों को प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। इसी सिलसिले में जो सबसे पहला आदमी होता है कार्नेलियस, एक तो इन लोगों का नाम भी ऐसे होता है, कार्नेलियस द हाउटमैन। ये 1598 में आता है। कौन? कार्नेलियस द हाउटमैन। ये 1598 में आता है, लेकिन भारत में नहीं आता। उसे पता है भाई भारत में ऑलरेडी जो हैं वो पुर्तगीज वेल स्टेबल्ड हैं, उनसे आने का मतलब सीधा युद्ध करना। तो ये इंडिया के इधर पूर्वी भाग में जाता है और कहां चला जाता है? सीधा इंडोनेशिया में जाता है। और इंडोनेशिया के चूंकि इन लोगों को मसाले से ज्यादा मतलब था तो सुमात्रा एंड दो द्वीप सुने होंगे, सुमात्रा और जावा,
इन दोनों द्वीपों पर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं और मसाले का व्यापार स्टार्ट करते हैं। अब ये पहले कहाँ पहुंचे? इंडोनेशिया में पहुंचे। वहां अपनी पावर को और स्टेबल किए। जब इनके पास धन हो गया, और जब धन होगा तो उसके बाद शक्ति आएगी, और शक्ति से इन्होंने सेना जनरेट की, और सेना जनरेट करने के बाद अब इन लोगों का मन बना कि अब चलो कहां चलते हैं? भारत चलते हैं और वहां अपनी कंपनी लगाते हैं। तो भारत लगाने के अब सबसे पहले मैंने बताया था जो तुम्हारी यूरोपीय कंपनियां थी उनका जो आने का क्रम था वो था PDBDF। पी से पुर्तगाल, सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, और फिर कौन आया? डेनिश आए, और फिर कौन आए? फ्रेंच आए। अब मैंने कहा जब भारत आने में अब आना किसको है? डच को आना है, और डच आने का मतलब इनकी प्रतिस्पर्धा किससे होगी? सीधा पुर्तगाल से होगी। तो ये सबसे पहले प्रयास कहां करते हैं? जो ये सूरत में अपनी कंपनी लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें असफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। वहां के राजा द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना संयुक्त व्यापारी मंडल द्वारा होता है। चूंकि एक मंडल नहीं था, संयुक्त व्यापारी मंडल द्वारा होता है। चूंकि इसमें कई सारे व्यापारियों का संयुक्त रूप से सहयोग करते हैं और वहां के राजा से परमिशन लेते हैं। और वहां के राजा 1602 में, मतलब अगर ये पूछे कि देखो एक बात ध्यान देने वाली है कि जो तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है वो भारत आए तो भले बाद में, लेकिन उसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। अगर स्थापना की बात की जाए तो पहले स्थापना किसकी हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई है। और इसकी कब? डच ईस्ट इंडिया की कंपनी 1602 में हुई है। लेकिन भारत आया कौन पहले? तो पहले डच आए। अच्छा, डच में आए, और डच में इनको जब सूरत में सफलता नहीं मिलती है तो सबसे पहले ये कहां कंपनी लगाते हैं अपनी? 1605 ईस्वी में मसूली पट्टनम में पहली कंपनी स्थापित करते हैं। ठीक। और जब मसूली, अब चूंकि मैंने बताया था जो पुर्तगालीज थे, पुर्तगाल वाले जो थे, इनका धार्मिक नीति बहुत ही कट्टर था। इन्होंने हिंदुओं के कई सारे टेंपल तोड़े, मुस्लिमों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया। तो इस तरीके से ये जमहूरियत को लेकर बिल्कुल नहीं चलने वाले थे, और धार्मिक सहिष्णुता इनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। और जब डच आते हैं तो सबसे पहले इसी का फायदा लेते हैं। एक टेक्निकल तौर पे पहले से प्री प्लान्ड होके आते हैं। अच्छा, एक बात ये भी समझ लो, जैसे जो पुर्तगाल था वो खत्म कैसे हुआ? तो ये सब तो सारी चीजें थी ही। वो खत्म होने के पहले स्पेन से टाई अप कर लिया था, और स्पेन ऑलरेडी खत्म हो रहा था। और उससे टाई अप करने के बाद उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि जो पुर्तगाल कंपनी होती है वो जब स्पेन से सहभागिता कर लेती है, उसके बाद पुर्तगाल कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। ठीक। तो 1605 में मसूलीपट्टनम में ये पहली फैक्ट्री लगाते हैं। और इसके बाद मैंने बताया कि यहाँ के कई लोगों को इनको सहयोग मिलता है, क्योंकि इनकी धार्मिक नीतियां जो थी वो बहुत अच्छी थी, सहिष्णु और थोड़ी जमहूरियत को लेकर और काउंसलिंग करने वाले लोग थे। तो कई सारे राजाओं ने इनको खुली छूट दे दी, भाई कुछ भी टैक्स ना दो, आप मेरे यहाँ आओ, व्यापार करो। और इसके बाद ये पूरे तरीके से पुर्तगालियों को हराना स्टार्ट करते हैं, और धीरे 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 करके पूरे तरीके से रिप्लेस कर देते हैं। श्रीलंका, जिस समय सीलोन बोला जाता था, श्रीलंका भी उनसे छीन लिया जाता है। और मैंने कहा कि ये पूरे तरीके से कई सारी कंपनियां यहां अपनी स्टेबल करते हैं। अच्छा, अब अगर ये बात करें जो डच थे, डच को कौन रिप्लेस करेगा? तो डच को एक्चुअली रिप्लेस करने में बेटा जो हाथ होगा वो किसका होगा? पहले कौन आया? पुर्तगाल, फिर आए डच। डच की स्थापना किसने की? तो मैंने कहा कार्नेलियस द हाउटमैन आता है 1598 में। और 1598 में आने के बाद वो सबसे पहले कहां लगाता है? इंडोनेशिया जाता है। और वहां चूंकि मसाले का सबसे मेन अड्डा कौन होता है? तुम्हारा दो जो होते हैं
सुमात्रा और जावा द्वीप, यहां दोनों फैक्ट्री लगाते हैं और वहां से धनार्जन करने के बाद जब इनके पास ताकत बढ़ जाती है तो ये अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाते हैं, मुसलीपट्टनम में लगाते हैं। तो मुसलीपट्टनम में ही क्यों लगाते हैं, पहले भाई मुसलीपट्टनम में नहीं लगाना चाह रहे थे, पहले ये सूरत पे आते हैं लगाने, लेकिन सूरत में इनको जो है पुर्तगाल लोग डिफीट कर देते हैं, तो बाद में मसूलीपट्टनम की चले आ जाते हैं। मुसलीपट्टनम वैसे है कहाँ ये, तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद ये पूरे बहुत बड़े लेवल पर धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करते हैं और पुर्तगाल जो है वो पूरे तरीके से इनसे डिफीट हो जाती है। अगर कहा जाए पुर्तगाल को प्रतिस्थापित करने वाली कौन सी कंपनी थी, तो वो तुम्हारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। नंबर 2, अगर कहा जाए वो पहली कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो संयुक्त व्यापारिक मंडल द्वारा भारत में आई, तो संयुक्त व्यापारी मंडल, चूंकि कई व्यापारियों का एक ये संगठन था, तो वो कौन सी कंपनी थी, डच थी। अच्छा, डच को रिप्लेस कौन करेगा, ब्रिटिश। डच को कौन रिप्लेस करेगा, ब्रिटिश। ब्रिटिश में होता क्या है कि जब ब्रिटिश वाले आते हैं, इसके पहले जो डच वाले हैं एक बार ये लड़ जाते हैं। त्रावणकोट एक जगह होती है, त्रावणकोट, और वहां का राजा होता है मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा त्रावणकोट में डच लोगों को बहुत बुरी तरीके से परास्त करता है। ये तुम्हारा जो है ये युद्ध होता है 1641 में त्रावणकोट में मार्तंड वर्मा जो है पूरे तरीके से इनको डिफीट करता है। उसके बाद अंग्रेज जब अब कहानी किसकी, ब्रिटिशर्स की, क्योंकि बाद में हम पढ़ेंगे मेनली हमको किसको पढ़ना है, ब्रिटिशर्स को पढ़ना है। अब होता क्या है कि जब इन लोगों का यूरोप में धनार्जन देखकर, विकास देखकर, ब्रिटेन के देश वाले कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमारे यहाँ हुआ, सबसे ज्यादा काबिलियत हम लोगों के पास है, तो हम लोग क्यों ना जाएं। तो 217 लोग जो व्यापारिक मंडल होता है रानी एलिजाबेथ के पास जाते हैं और कहते हैं रानी साहिबा आप हमें परमिशन दें, हम लोग भी जाएंगे और पूर्वी देशों में व्यापार करना चाहते हैं जिसका एक लाभांश अच्छा खासा आपको भी मिलेगा। तो रानी जी मान जाती हैं और रानी एलिजाबेथ इनको 31 दिसंबर 1600 में एक कंपनी स्थापित होती है 217 लोगों द्वारा, जिसका नाम होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600 में। कहां हुई, ये अभी ब्रिटेन में हुई है, भारत नहीं आई है। 1600 ईस्वी में ये कंपनी भारत नहीं आई है, इसकी स्थापना हो गई। अब जब ये स्थापना हो गई तो अब इन लोगों ने भी सोचा कि अब चलो हम लोग भी भारत चलते हैं, लेकिन इतना आसान थोड़ी था, भारत में आना इतना आसान नहीं था। तो ये लोग सबसे पहले रानी एलिजाबेथ की मृत्यु होने के बाद जो वहां के राजा बनते हैं वो बनते हैं जेम्स प्रथम, और ये अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं जिसका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को भेजते हैं और इसको एक बाकायदा लेटर देते हैं कि आप अकबर के पास जाएं और वहां व्यापारिक छूट के लिए डिमांड करें कि हमको व्यापार करने की अनुमति मिले। चूंकि 1605 में क्या हो चुका था, 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और ये 1608 में आता है, तो इसको लगता है अकबर के नाम से पत्र लेकर आता है, लेकिन यहाँ इस समय शासक किसका चल रहा होता है, तो शासन उस समय चल रहा होता है जहांगीर का। अब जहांगीर के शासन काल में अब सबसे पहले बात यह आती है कि जो कैप्टन थे वो कैप्टन हॉकिंस को ही क्यों भेजा गया, दूसरे को क्यों नहीं भेजा गया। तो कैप्टन हॉकिंस जो था बेटा एक बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत ही एक लियोनार्डो दा विंसी जैसा व्यक्तित्व रखने वाला, मानवीय व्यक्तित्व रखने वाला, विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति था और इसे कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें से इसे फारसी और तुर्की बहुत अच्छे तरीके से आती थी। अब फारसी तुर्की बहुत अच्छे से आती थी, अगर मान लो कोई डबल पुट्टी वाला अंग्रेज जो बिरला व्हाइट सीमेंट से एकदम व्हाइट गोरा तुम्हारे पास आया और तुमसे कहे
क्या हाल है, कैसे हो भैया, ठीक हो? तो तुम कहोगे अबे देख 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 अंग्रेज हिंदी बोल रहा है। वही सेम हाल हुआ कि कैप्टन हॉकिंस पहुंचा और पहुंचते ही जहांगीर के दरबार में सलाम मारा और सलाम मारने के बाद फारसी बोलना स्टार्ट किया, तुर्की बोलना स्टार्ट हुआ। जहांगीर तो एकदम खुश, और खुश होने के बाद उसने कहा वाह तुम तो महान हो, और महान होने के बाद उसने इसको एक टाइटल दे दी, उसका नाम था अंग्रेज खां। अंग्रेज खां की टाइटल दी और कहा क्या चाहते हो? तो कहा भाई कुछ नहीं चाहते हैं, हमको भी व्यापार करने का अवसर दो। कहा जाओ, काहे टेंशन लेते हो, जाओ व्यापार करो। और ये 1608 में सूरत में एक कंपनी खोलने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। लेकिन जैसे ये कंपनी खोलने का आदेश इसको मिलता है, तुरंत आ जाते हैं कौन? पुर्तगाल वाले। कहते हैं साहब, मुगल साहब, आपको हमने बहुत खिलाया, बहुत पिलाया, इतना दिन से खिला पिला रहे हैं, पापा अब्बा जान से खिला रहे हैं, और हम इतना आए थे। हम कब आए थे? हम 1498 से आए हैं, तब से आपके दरबार में हैं, और ये तुरंत आया, आपने इसको छूट दे दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो जहांगीर कहता है हाँ बात तो तुम्हारी भी सही है। तो इनको कहता है सुनो ऐसा है कि तुम अभी कंपनी नहीं लगा सकते। अब जब कहता है कंपनी नहीं लगा सकते, तब इनका मामला गड़बड़ा जाता है और ये कंपनी नहीं स्थापित कर पाते। और इस बीच में जब ये क्या करते हैं, चले जाते हैं अलग, कहते हैं चलो अलग चलते हैं। और 1611 ईस्वी में ये भी पहली कंपनी कहाँ लगाते हैं? तो मसूलीपट्टनम में पहली कंपनी लगा देते हैं। कहते हैं भाई इधर काम नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है, कहां चलते हैं? मसूलीपट्टनम चलते हैं और पहली कंपनी वहां हम लोग स्थापित करते हैं। लेकिन अब बात यहां ये गड़बड़ा गई कि पुर्तगाल वालों से मन में द्वंद्व हो गया। और एक चीज ये समझ लो कि पुर्तगाल का ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व जाके 1611 ईस्वी में कहते हैं युद्ध की तैयारी करो। और 1611 में ये युद्ध की तैयारी करते हैं और 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थाई फैक्ट्री को स्थापित कर देते हैं। किसके द्वारा? युद्ध द्वारा। लेकिन चूंकि 1613 में ये स्थापित करते हैं, उसके पहले ही 1611 में इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां लगा दी थी? मसूलीपट्टनम में लगा दी थी। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां लगाई? मसूलीपट्टनम में लगाई थी। लगाने का प्रयास पहले कहां कर रहे थे? सूरत में। हाँ, इजाजत भी मिल गई थी, सब कुछ हो गया था। जब इजाजत मिल गई, सब कुछ हो गया, और फिर ये पुर्तगाल वाले अड़ंगा डाल दिए, तो पुर्तगाल वालों से 1611 में ये युद्ध करते हैं और उनको पराजित करने के बाद 1613 ईस्वी में ये सूरत में एक फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। और उसके बाद 1615 ईस्वी में एक व्यक्ति दूसरा आता है जिसका नाम था टॉमस रो। एक दूसरा ब्रिटिश आता है और ये फिर किसके दरबार में आता है? फिर जहांगीर का टाइम होता है। लेकिन अब की बार जहांगीर का मनोदशा कुछ और थी और वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका वेलकम करता है, इसको अपने दरबार में अस्थाई तौर पे जॉब देता है, प्लस इसको कई सारी फैक्ट्रियां लगाने में सफलता मिलती है। अब चूंकि पुर्तगाल की क्षमता वैसे खत्म हो रही थी, मैंने कहा पुर्तगाल को रिप्लेस कौन किया? पुर्तगाल पूरे तरीके से रिप्लेस कौन किए? तो डच लोगों ने किया। डच लोगों को रिप्लेस कौन किया? तो डच लोगों को बेटा 1762, डेट याद होनी चाहिए, एक युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि 1762 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया, जिसके फलस्वरूप डचों का पूरे तरीके से मनोबल खत्म हो गया। और फिर ये लोग अपने पूरी व्यापारिक कोठी को छोड़ छाड़ के इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीप पे फिक्स हो गए और इन्होंने ब्रिटिश से अलायंस कर लिया। भाई हम इंडिया छोड़ रहे हैं, आप इंडोनेशिया मत आइए और मैं इंडिया नहीं आऊंगा। और इस तरीके से क्या होता है कि डच भी अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं। अच्छा, पुर्तगाल में एक कहानी होती है, मैं पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1661 में एक घटना होती है, प्रेम घटना होती है। प्रेम घटना, सोचो इसमें प्रेम घटना कहाँ हो रही? प्रेम घटना ये हो रही है कि जब पुर्तगाल वाले एक प्रपोजल देते हैं, किसको? ब्रिटिश को देते हैं कि जो पुर्तगाल की करंट में प्रिंसेस थी और जो ब्रिटेन के राजकुमार थे, उन लोगों की दोनों की शादी करा दी जाती है 1661 में। और जब शादी होती है तो पुर्तगाल लोग दहेज भी देते हैं। दहेज की प्रथा आज की नहीं, आदि की है, और इंडिया में नहीं था, पूरे पहले यूरोप में भी था। तो इनको दहेज स्वरूप क्या मिलता है? मुंबई देते हैं। मुंबई इस
किसको देते हैं? तो ब्रिटेन को देते हैं। और 1668 में यही मुंबई एक अच्छे दाम पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देती है कि लीजिए आप बंबई रखिए, हम आपको किराए पे देते हैं और ये अच्छा खासा अमाउंट हर मंथ आप हमें ब्रिटेन को देते रहिएगा। तो इस तरीके से अच्छा जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ऐसी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी और ये प्राइवेट कंपनी 217 लोगों द्वारा बनाई गई थी और इसमें एक बकायदा इसमें क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते थे? तो 24 सदस्य होते थे प्लस 2। एक क्या होता था, डायरेक्टर होता था और एक सह डायरेक्टर होता था, असिस्टेंट डायरेक्टर होता था। तो कितने सदस्य होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में? ये तुम्हें आगे जब मैं संविधान की पृष्ठभूमि पढ़ाने स्टार्ट करूंगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बड़ा रोल आएगा, इसकी संख्या घटती बढ़ती रहेगी और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से विधानसभा, विधान परिषद का भी सारी चीजें निकल के आएंगी। इसलिए तुम्हें ये याद होना चाहिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उसमें बाकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जिसमें 24 सदस्य और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे। ठीक, अब अगर और मैं अब इसको थोड़ा समरेबल रूप से मैं बताऊं तो मैं सबसे पहले समरेबल रूप से अगर बताऊं तो पुर्तगाल की कहानी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और कॉर्नेलियस द हाउटमैन जो है वो 1598 में आता है, जो इंडोनेशिया में डच व्यापारी होता है और ये इंडोनेशिया में सुमात्रा और जावा इन दोनों जगह अपनी कंपनियों को स्थापित करने के लिए प्रपोजल देता है। 1602 ईस्वी में जो डच होते हैं, डच हैं कहाँ के? डच हॉलैंड के निवासी थे, डच हॉलैंड के निवासी थे, जो अभी क्या बोला जाता है, नीदरलैंड। तो ये नीदरलैंड बोल सकते हो या हॉलैंड के निवासी थे जो यहाँ आते हैं और पहली फैक्ट्री ये अपनी जो है 1602 में इनकी स्थापना होती है, चूंकि संयुक्त व्यापारी मंडल द्वारा होती है। और 1605 में ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? तो मछलीपट्टनम में लगाते हैं और उसके बाद इनका जो है पुर्तगालियों को ये पूरे तरीके से प्रतिस्थापित कर देते हैं और अपनी बहुत सारी फैक्ट्रियों को यहाँ ये स्थापित करते हैं। लेकिन बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा ये बहुत बुरे तरीके से 1759 में पराजित होते हैं, जिससे इनका मनोबल पूरी तरीके से टूट जाता है। इसके पहले एक भारतीय राजा था जिसका नाम था मार्तंड वर्मा, ये त्रावणकोट का राजा था जो कि केरल में पड़ता है और वो इनको बहुत बुरे तरीके से पराजित किया था। इसके पश्चात इनका यहाँ से मन उचट जाता है और ये इंडोनेशिया को पूरे तरीके से कैप्चर कर लेते हैं, वहीं से व्यापार करते हैं और ये चले जाते हैं। रही पुर्तगाल की बात, तो मैंने कहा पुर्तगाल को तो प्रतिस्थापित करने वाला जो दूसरा यूरोपीय कंट्री था वो डच ही थे। और डच के बाद जो अंग्रेजों से भी एक इनकी युद्ध, चूंकि मैंने कहा जब अंग्रेज आए और अंग्रेज लोगों ने सबसे पहले कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया। और कैप्टन हॉकिंस आया कब? 1608 में आया और उसे बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज आती है, उसने बोला। उसे सब कंपनी लगाने का जब प्रपोजल मिल गया तो पुर्तगाल लोग जब बड़ंगा डाल दिया और नहीं हुआ तो अंग्रेजों में और पुर्तगाल में विवाद पैदा हुआ। और विवाद पैदा होने के बाद 1611 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ और स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को बहुत बुरे तरीके से अंग्रेजों ने पराजित किया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पराजित होने के बाद भी 1661 में एक घटना हुई जिसमें पुर्तगाल और अंग्रेज प्रेम संबंध में बन गए या आपसी एक रिश्ता बन गया। पुर्तगाल की प्रिंसेस की शादी ब्रिटेन के राजकुमार से हो गई, जिसमें उनको मुंबई मिलता है। वही मुंबई 1668 ईस्वी में वो उठा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अच्छे किराए के उसमें दे देते हैं। कैप्टन हॉकिंस के बाद टॉमस रो आता है और टॉमस रो को कई सारी कंपनियां लगाने की यहाँ इजाजत मिल जाती है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज, आज एक चीज और जान लें कि 1764 में कौन आते हैं? फ्रेंच आते हैं। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मेन अंतर क्या था कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक ये सरकारी कंपनी थी जो फ्रांस के द्वारा, वहां के राजा के द्वारा संचालित होती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक प्राइवेट कंपनी थी जो अपने बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर द्वारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे 24 सदस्य होते थे, एक डायरेक्टर एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता था, 217 लोग इसमें सहभागी थे, उनके द्वारा संचालित होता था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अब सारे लोग चले गए, अब दो बचे हैं, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स। तो दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटिक वार, जिसमें हम लोग पूरे तरीके से फ्रेंच भी रिप्लेस होंगे और यहां पर मोनोपाली स्थापित होगी, किसकी? ब्रिटिशर्स की मोनोपाली स्थापित करेंगे और वहां से फिर राजा और जितने भी भारतीय राजा हैं और चाहे मुगल हैं, इनका युद्ध होगा और ब्रिटिशर्स का युद्ध होगा, और सारे युद्धों को करने के बाद हम रेगुलेटिंग एड से संविधान की पृष्ठभूमि पे आ जाएंगे। तब तक के लिए बने रहें ऊर्जा के साथ। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।